और इस पूरी प्रणाली को मतलब इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही असाधारण स्रोत है। हाँ, आज के नोट्स बहुत खास हैं। ये पूरी चर्चा राजू कुमार जी द्वारा तैयार किए गए कन्वेंशनल लोको का फीडिंग पावर सर्किट का डिटेल नामक नोट्स पर आधारित है। राजू कुमार जी के नोट्स सच में कमाल के हैं। मतलब ये नोट्स इतने शानदार और इतने सटीक हैं कि भारी भरकम तकनीकी जटिलताएं भी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। मुझे तो पढ़ के मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी। जो कोई भी रेलवे और लोकोमोटिव के कार्य प्रणाली को गहराई से समझना चाहता है ना, तो उनके लिए लोको स्टडी बाय राजू कुमार यूट्यूब चैनल एक खजाना है। मैं तो कहूंगा कि सबको वो चैनल देखना चाहिए। बिल्कुल, लोको स्टडी बाय राजू कुमार को सब्सक्राइब करना तो बनता है। एकदम। और देखो, राजू कुमार जी के इन नोट्स की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? क्या? वो सिर्फ पुर्जों के नाम नहीं गिनाते, वो क्यों और कैसे का बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। हाँ, वो लॉजिक समझाते हैं। बिल्कुल, एक पुर्जा वहां क्यों लगाया गया है और उसके ना होने से क्या तबाही मच सकती है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो अगर इस फीडिंग पावर सर्किट के सफर को समझना है तो शुरुआत छत से करनी होगी। मतलब जहाँ से पावर की एंट्री होती है। हाँ, जहाँ से 25 केवी यानी 25,000 वोल्ट इंजन में एंट्री लेती है। तो अगर छत की बात करें तो नोट्स बताते हैं कि 4 बेस इंसुलेटर पर PT1 और PT2 लगे होते हैं। PT1 और PT2 यानी हमारे पेंटोग्राफ। हाँ, पेंटोग्राफ मतलब ये वो यांत्रिक हाथ है, वो मैकेनिकल आर्म्स जो ऊपर OHE तार से रगड़ खाते हुए। हाँ, OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट। राइट, उससे रगड़ खाते हुए करंट लेते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद एक उपकरण का जिक्र है, HPT1 और 2। हाँ, HPT1 और HPT2। HPT1 और 2 एक तरह के बहुत ही जरूरी सुरक्षा वाल्व हैं। ओके। जब पेंटोग्राफ में कोई खराबी आ जाए तो इन स्विच की मदद से उस खास पेंटोग्राफ को इलेक्ट्रिकली पूरे सिस्टम से मतलब पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। ओहो, मतलब मेन सर्किट से काट दिया। बिल्कुल। असली खतरा तो आसमान से या पावर ग्रिड से आता है ना। हाँ, वो तो है। मान लीजिए कि तार में अचानक से कोई हाई वोल्टेज का सर्ज आ जाए। हाँ। जैसे आकाशीय बिजली गिर जाए, लाइटनिंग स्ट्राइक। हाँ, तो राजू जी के नोट्स में ET1 और ET2 का जिक्र है, जो लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं। बिल्कुल, ET1 और ET2। नोट्स बताते हैं कि ET1 पेंटोग्राफ उठने के साथ ही काम शुरू कर देता है। हाँ। और इसका स्पार्क गैप 180 से 210 मिलीमीटर होता है। सही है। और जो ET2 है उसका गैप 90 से 105 मिलीमीटर है और ये तब काम करता है जब मेन सर्किट ब्रेकर यानी अपना डीजे। हाँ, डीजे बंद होता है। पर ये बात मुझे कुछ गले नहीं उतरी। क्या हुआ? हवा तो बिजली की कुचालक होती है ना, मतलब इंसुलेटर होती है। खाली जगह या ये जो स्पार्क गैप है, ये किसी हाई वोल्टेज को कैसे रोक सकता है? देखो, ये इस पूरे सर्किट के सबसे बेहतरीन भौतिक सिद्धांतों में से एक है। मतलब किसी बाउंसर की तरह, जैसे VIP क्लब का बाउंसर होता है। अरे वाह, क्या एनालॉजी दी है। बिल्कुल बाउंसर की तरह। हाँ, जो अच्छे मेहमानों को अंदर जाने देता है पर खतरनाक लोगों को बाहर रोक देता है। एकदम सटीक। हवा सामान्य परिस्थितियों में कुचालक है, इंसुलेटर, ये सच है। हाँ। लेकिन जब वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जैसे 1 लाख या 2 लाख वोल्ट, बाप रे, तो हवा के जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ। वो टूटने लगते हैं। इसे आयनाइजेशन कहते हैं। आयनाइजेशन मतलब हवा के कण खुद बिजली के सुचालक बन जाते हैं, वो कंडक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ET1 और ET2 उन्हीं बाउंसर की तरह काम करते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो गैप है, वो इस गणित के साथ तय की गई है कि सामान्य 25,000 वोल्ट की बिजली इस गैप को पार नहीं कर सकती। एकदम सही, 25 के भी गैप पार नहीं कर सकती, तो उसे मजबूरी में इंजन के अंदर जाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन जैसे ही कोई खतरनाक हाई वोल्टेज का झटका आता है, वो भारी वोल्टेज उस 180 मिलीमीटर की हवा को तुरंत आयनाइज कर देता है। मतलब वहाँ हवा सुचालक बन गई। एक स्पार्क पैदा होता है और वो जानलेवा करंट इंजन के अंदर जाने के बजाय सीधे छत से लोको की बॉडी के रास्ते जमीन में मतलब अर्थ में चला जाता है। अरे वाह, तो ये बिना किसी हिलने वाले पुर्जे या सेंसर के सिर्फ भौतिकी के नियम से काम करने वाला एक कमाल का सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, एकदम प्योर फिजिक्स। और जो काम की बिजली है वो गैप पार नहीं कर पाती और रूफ बार से होते हुए डीजे या VCB के पास पहुंच जाती है। हाँ, रूफ बार वो बेलनाकार उपकरण है जो छत पर होता है। और नोट्स बताते हैं कि डीजे पूरे इंजन का मुख्य स्विच या मेन सर्किट ब्रेकर है। हाँ, डीजे असल में एक फ्रांसीसी शब्द डिजोंक्टर से आया है। डिजंक्टर?
अच्छा, जब ये स्विच जुड़ता है मतलब क्लोज होता है, तभी बिजली छत से रूफ बुशिंग के रास्ते इंजन के अंदरूनी हिस्से में जाती है। रूफ बुशिंग A33 है ना? हाँ, A33। और अगर इंजन के अंदर कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो सबसे पहला काम इसी डीजे को ट्रिप करना यानी खोलना होता है। ताकि बाहर के 25,000 वोल्ट की सप्लाई तुरंत कट जाए। बिल्कुल, ताकि इंजन बच जाए। और जब ये डीजे बंद होता है, मतलब जब पावर ऑन होती है, तो बिजली इंजन के दिल में उतरती है, यानी मेन ट्रांसफार्मर। लोको का दिल, मेन ट्रांसफार्मर। नोट्स के मुताबिक ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसे TFWR कहते हैं, और इसमें कुल 33 टैप होते हैं। हाँ, 0 से 32 तक कुल 1040 फेरे होते हैं, हर टैप पर करीब 30 फेरे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर एक एल्यूमिनियम टैंक में रखा है। हाँ। जो ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा हुआ है। मतलब एक तरफ 25,000 वोल्ट और दूसरी तरफ तेल। भारी बिजली और तेल का ये कॉम्बिनेशन तो एक जलते हुए बॉम्ब की तरह लग रहा है। सुनने में डरावना लगता है। तो इतनी भारी बिजली से ये तेल उबल क्यों नहीं जाता, आग क्यों नहीं लगती? देखो, ये कोई आम इंजन ऑयल या आपके घर का कुकिंग ऑयल नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? ये विशेष रूप से तैयार किया गया मिनरल ऑयल होता है, जिसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? हाँ, इसका मतलब है कि ये बिजली का बहुत अच्छा कुचालक है। मतलब करंट इसके आर पार नहीं जा सकता। ओके, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये गर्मी का बेहतरीन सुचालक भी है। अच्छा, हीट कंडक्ट करता है। हाँ, जब इतनी भारी बिजली ट्रांसफार्मर की कॉपर वाइंडिंग से गुजरती है ना, तो भयानक गर्मी पैदा होती है। अगर ये तेल ना हो तो तांबे के तार कुछ ही मिनटों में पिघल जाएंगे। ओहो। तेल उस सारी गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है। लेकिन गर्मी सोखने की भी तो एक सीमा होती होगी ना। अगर तेल लगातार गर्म होता रहा तो एक समय बाद वो भी काम करना बंद कर देगा, उबलने लगेगा। एकदम सही सवाल है, और इसीलिए इंजन के अंदर एक पूरा कूलिंग सर्किट होता है। कूलिंग सर्किट? यहाँ MPH नाम का एक भारी भरकम पंप लगा होता है, जो लगातार इस गर्म तेल को ट्रांसफार्मर टैंक से खींचकर रेडिएटर में भेजता है। और वहाँ MVRH नाम का एक बड़ा ब्लोअर फैन उस रेडिएटर पर तेज हवा फेंकता है, तेल ठंडा होता है और वापस टैंक में चला जाता है। मतलब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, लगातार चलती रहती है। लेकिन जब तेल गर्म होता है तो भौतिकी का सामान्य नियम है कि वो फैलेगा, एक्सपैंड होगा। बिल्कुल फैलेगा। और जब ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा। इस फैलने और सिकुड़ने से टैंक के अंदर दबाव नहीं बनता, टैंक फट नहीं सकता। यही तो इंजीनियरिंग है। टैंक को फटने से बचाने के लिए ऊपर ऑयल कंजर्वेटर लगा होता है। ऑयल कंजर्वेटर? हाँ, जिसमें तेल के फैलने की जगह होती है। वो पूरा भरा नहीं होता, और इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसफार्मर का सांस लेना या ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना, वो कैसे? देखो, जब तेल फैलता है तो टैंक के अंदर की हवा बाहर धकेली जाती है। हाँ? और जब तेल सिकुड़ता है तो बाहर की ताजी हवा टैंक के अंदर आती है। QLM असल में रूफ बुशिंग में लगा एक सेंसर है। मेन ट्रांसफार्मर में 50 एम्पियर करंट बह रहा है, तो ये उसे 1 एम्पियर में बदलकर रिले को भेजेगा। और थ्रेशहोल्ड 450 एम्पियर का दिया है। मतलब अगर मेन लाइन में 450 एम्पियर क्रॉस हुआ तो ये QLM रिले को 9 एम्पियर भेजेगा। सही कैलकुलेशन है। लेकिन 450 एम्पियर ही क्यों? क्योंकि 450 एम्पियर वो सीमा है जिसके पार जाने का सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं भारी शॉर्ट सर्किट हुआ है या ट्रैक्शन मोटर बुरी तरह ओवरलोड हो गई है। अच्छा, तो जैसे ही 9 एम्पियर मिलता है तो क्या होता है? जैसे ही QLM को 11 एम्पियर करंट मिलता है, ये तुरंत एनर्जाइज हो जाता है, और इसके एनर्जाइज होते ही ये MTDJ रिले पर अपना NCI ओपन कर देता है। NCI मतलब नॉर्मली क्लोज्ड इंटरलॉक। हाँ, आसान भाषा में कहूं तो ये मेन सर्किट ब्रेकर की कंट्रोल सप्लाई को काट देता है और डीजे झटके से खुल जाता है, पूरी पावर कट जाती है। सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि एक बार ट्रिप होने के बाद ये रिले मैकेनिकली लॉक हो जाता है। हाँ, इसे खुद से जाकर रीसेट करना पड़ता है। वही नोट्स में साफ लिखा है कि इसे रीसेट करने के लिए घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। इसे ऑटो रीसेट क्यों नहीं बनाया गया? इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि लोको पायलट बिना जांच किए दोबारा सर्किट ब्रेकर ना बंद कर दें। अच्छा, मतलब सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। अगर 450 एम्पियर का फॉल्ट आया है तो कोई बहुत गंभीर बात है। अगर ऑटो रीसेट होता तो सिस्टम बार बार पावर लेता है और पूरे इंजन में आग लग सकती थी। ये मैनुअल लॉक एक तरह से इंसान को मजबूर करता है कि वो रुक कर सोचे, और अगर जांच करने के लिए छत पर चढ़ना पड़े तो HOM यानी ग्राउंडिंग हैंडल होता है।
मरम्मत से पहले इसे 90 डिग्री घुमा दिया जाता है। ये पैंटोग्राफ से लेकर मेन ट्रांसफार्मर तक सब कुछ ऑर्थ कर देता है ताकि किसी इंसान को करंट ना लगे। ये तो हो गया सुरक्षा का पूरा जाल। पावर अंदर आ गई, सुरक्षित है। लेकिन अब मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। बताइए। एक नॉर्मल कार में इंजन होता है, हम एक्सीलरेटर दबाते हैं और स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ हमारे पास एक विशाल ट्रांसफार्मर है जिसमें बिजली भरी पड़ी है। अब इस बिजली से ट्रेन को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक कैसे ले जाया जाता है? यहीं से शुरू होता है लोकोमोटिव की स्पीड का रिमोट कंट्रोल, जिसे तकनीकी भाषा में टैप चेंजर या जीआर कहते हैं। जीआर? हाँ, जैसा कि हमने बात की, ऑटो ट्रांसफार्मर में 33 टैप्स होते हैं। आसान भाषा में समझें तो हर टैप पर वोल्टेज का एक अलग स्तर होता है। ट्रैक्शन मोटर जो पहियों को घुमाती है, उसे स्पीड बढ़ाने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। लॉजिकल है। जीआर का काम है मोटर को अलग अलग टैप से जोड़कर वोल्टेज बढ़ाना या घटाना। इसके डिजाइन के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प डिटेल है सोर्स में। इसमें 2 गोलाकार रिंग होते हैं ना? हाँ, जीआर में 2 गोलाकार रिंग होते हैं। आउटर रिंग यानी बाहरी रिंग विषम या ऑड नॉच के लिए होता है, जैसे 1, 3, 5। और इनर रिंग? इनर रिंग यानी अंदरूनी रिंग सम या इवन नॉच के लिए होता है, जैसे 2, 4, 6। इन दोनों रिंग्स के बीच में एक जीआर शाफ्ट होता है। स्पीड बढ़ाने के लिए ये शाफ्ट एक टैप से दूसरे टैप पर घूमता है। लेकिन ये इतना भारी शाफ्ट कोई ड्राइवर अपने हाथ से लीवर खींचकर तो नहीं घुमाता होगा? मतलब ट्रेन चला रहा है या जिम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक अलग से मशीन लगी होती है जिसे SMGR यानी सर्वो मोटर कहते हैं। अच्छा। ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक तरीके से काम करती है, यानी हवा के दबाव और बिजली दोनों के कॉम्बिनेशन से। SMGR में 2 से 3.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के एयर प्रेशर का इस्तेमाल होता है। और इसमें 2 इलेक्ट्रो वाल्व लगे होते हैं, VE1 और VE2। तो ये काम कैसे करता है? ड्राइवर के कमांड पर? हाँ, जब लोको पायलट स्पीड बढ़ाना चाहता है तो VE1 एक्टिवेट होता है। ये हवा का प्रेशर छोड़ता है और शाफ्ट को आगे धकेलता है। इसे तकनीकी भाषा में नॉच प्रोग्रेस कहते हैं। और कम करने के लिए? जब स्पीड कम करनी हो तो VE2 एक्टिवेट होता है, जो शाफ्ट को पीछे खींचता है। इसे नॉच रिग्रेस कहते हैं। ओह, मेरे दिमाग में इसकी एकदम साफ तस्वीर बन रही है। ये तो बिल्कुल एक मैनुअल कार के गियर बॉक्स और क्लच सिस्टम जैसा है। हम कार में गियर बदलते हैं, वैसे ही यहाँ नॉच बदले जा रहे हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और SMGR एक अदृश्य रोबोटिक हाथ की तरह है, जो ड्राइवर के एक बटन दबाते ही हवा के प्रेशर से खटाखट गियर बदल रहा है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या? जब हम कार में गियर बदलते हैं तो क्या करते हैं? हम क्लच दबाते हैं। क्लच दबाने से इंजन और पहियों का कनेक्शन टूट जाता है, पावर कट हो जाती है, हम गियर बदलते हैं और फिर क्लच छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड के लिए कार फ्री व्हील करती है। अब जरा सोचिए, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर दौड़ रही 5000 टन भारी ट्रेन में गियर यानी नॉच बदलते समय पावर सप्लाई कट जाए तो क्या होगा? बाप रे, वो तो भयंकर झटका मारेगी। डिब्बों को जोड़ने वाली कपलिंग टूट सकती है। सही। इसीलिए ट्रेन में कार वाला नियम नहीं चल सकता। वहां नियम चलता है मेक बिफोर ब्रेक, यानी पुराने टैप को छोड़ने से पहले नए टैप को पकड़ना जरूरी है। पावर सप्लाई 1 मिलीसेकंड के लिए भी टूटनी नहीं चाहिए। रुकिए, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। मेक बिफोर ब्रेक मतलब अगर शाफ्ट टैप 1 से टैप 2 पर जा रहा है तो एक ऐसा पल आएगा जब वो टैप 1 और टैप 2 दोनों से जुड़ा होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन उन दोनों टैप्स पर तो अलग अलग वोल्टेज हैं। अगर 2 अलग अलग वोल्टेज के तार एक साथ जुड़ गए तो वो तो सीधा सीधा एक भयंकर शॉर्ट सर्किट है। पूरी ट्रेन के छींतरे उड़ जाने चाहिए। आपने बिल्कुल वही सवाल पूछा है जो इस पूरी इंजीनियरिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा है, और यहीं पर वो जादू होता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। जानबूझकर शॉर्ट सर्किट पैदा करना और फिर उसे बचाना। मतलब ये जानबूझकर किया जाता है? हाँ, इस बिना झटके की यात्रा को संभव बनाने के लिए CGR और RGR का सिस्टम काम करता है। हाँ, इसे थोड़ा डिटेल में समझाएं, क्योंकि मुझे तो ये जादू से ज्यादा कोई सुसाइड मिशन लग रहा है। देखिए, नॉच बदलते समय पावर ना टूटे, इसके लिए 3 CGR यानी कॉन्टैक्ट ग्रेजुएटर लगे होते हैं। CGR1, CGR2 और CGR3।
जब ट्रेन किसी ऑड नॉच पर चल रही होती है जैसे 1 या 3, तो CGR1 काम कर रहा होता है। जब और ये CGR2 का क्या काम है? CGR2 सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब नॉच बदला जा रहा होता है। यानी वो ट्रांजिशन का समय। लेकिन जैसा आपने कहा, 2 टैप जुड़ने से जो भयंकर शॉर्ट सर्किट होता है, उसे रोकने के लिए बीच में एक ढाल लानी पड़ती है। और वो ढाल क्या है? वो ढाल है RGR। ये एक अस्थायी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक है जो ठीक उसी पल सर्किट में आता है जब दोनों टैप जुड़े होते हैं। तो ये RGR उस एक्स्ट्रा शॉर्ट सर्किट वाले करंट को रोक लेता है। इसकी क्षमता कितनी होती है? इसकी वैल्यू सिर्फ 1.61 ओम्स होती है। क्या सिर्फ 1.61 ओम? और ट्रांसफार्मर से 25,000 वोल्ट के स्तर की भारी बिजली आ रही है। ये RGR तो शॉर्ट सर्किट का पूरा लोड सीधे अपने सीने पर ले रहा है। ये तो दहकते हुए अंगारों पे नंगे पैर दौड़ने जैसा है। इससे भी खतरनाक, जब शॉर्ट सर्किट का करंट 1.61 ओम के RGR से गुजरता है तो इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि अगर वो रेजिस्टेंस 1 सेकंड भी ज्यादा वहां रह गया तो वो पिघलकर राख हो जाएगा। हे भगवान! वो सच में एक सुसाइड मिशन पर है। इसीलिए उसके पास उस आग के दरिया को पार करने के लिए सिर्फ 0.6 सेकंड का समय होता है। सिर्फ 0.6 सेकंड, मतलब एक पलक झपकने से भी कम समय। हाँ, और इस 0.6 सेकंड की निगरानी कौन करता है? सर्किट में एक खास रिले लगी होती है जिसे Q44 या Q44 रिले कहते हैं। इसमें 0.6 सेकंड सेट होता है। अच्छा, ये टाइमर का काम करती है। बिल्कुल। अगर नॉच बदलते समय कोई पुर्जा फंस जाए या किसी भी खराबी के कारण RGR 0.6 सेकंड से ज्यादा देर तक सर्किट में फंसा रह जाए तो Q44 रिले तुरंत मेन सर्किट ब्रेकर यानी VCB को ट्रिप कर देती है। मतलब पावर कट। हाँ, ये एक तरह की गिलेटिन है जो 0.6 सेकंड के बाद गिर जाती है। अगर एक पल की भी देरी हुई तो सब स्वाहा। ओ माय गॉड, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब हर बार जब ड्राइवर लीवर घुमाकर स्पीड बढ़ाता है तो लोकोमोटिव के अंदर 0.6 सेकंड की मौत की रेस चल रही होती है। एकदम सही। और इसके अलावा मैंने सोर्स में पढ़ा था कि एक RPGR भी होता है। हाँ, जब इतने भारी वोल्टेज पर कांटेक्ट जुड़ते और टूटते हैं ना, तो बहुत तेज फ्लैशिंग या स्पार्क पैदा होता है। उस फ्लैशिंग को रोकने के लिए 97 किलो ओम्स का एक परमानेंट रेजिस्टेंस यानी RPGR भी सर्किट में लगा होता है। सही है। अब मुझे एक बात बताइए, जब इतने सारे पुर्जे एक साथ खचाखच काम कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर, टैप चेंजर, हजारों एम्पियर का करंट और ये 0.6 सेकंड वाला धधकता हुआ RGR, तो जाहिर है कि इसके अंदर भयंकर गर्मी पैदा होती होगी। बहुत ज्यादा। और कल पुर्जे आपस में रगड़ खाकर घिसते भी होंगे। इस पूरे सिस्टम को ठंडा कैसे रखा जाता है? ये एक बहुत ही अहम चुनौती है। मेन ट्रांसफार्मर और टैप चेंजर ये दोनों एक ही बड़े टैंक के अंदर होते हैं, बस उनके चेंबर अलग अलग होते हैं। इस पूरे सिस्टम को ठंडा रखने के लिए टैंक में एक खास तरह का तापरोधी और कुचालक तेल भरा होता है। ऑयल कूलिंग। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, रगड़ खाने का मसला, जब टैप चेंजर के अंदर रोलर और कांटेक्ट आपस में रगड़ खाते हैं तो तांबे के बारीक टर्न टूटकर तेल में मिल जाते हैं। अरे, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तेल को कुचालक यानी इंसुलेटर होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। बिल्कुल। लेकिन तांबा तो बिजली का सुचालक है, कंडक्टर है। अगर वो तांबे के कण तेल में ही तैरते रहे तो तेल अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खो देगा और अंदर ही अंदर भयानक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एकदम सही पकड़े आप। इसी खतरे को टालने के लिए लोकोमोटिव का अपना एक खास डायलाइसिस सिस्टम होता है। वहां PHGR नाम का एक पंप लगा होता है। PHGR? हाँ, ये पंप टैप चेंजर के चेंबर से गंदे तेल को खींचता है, उसे एक फिल्टर से गुजार कर तांबे के खतरनाक कणों को अलग करता है और फिर एकदम साफ तेल वापस भेज देता है। ये पंप सिस्टम कितनी तेजी से काम करता है? ये आमतौर पर छठे नॉच के बाद काम करना शुरू करता है। हालांकि कुछ नए लोकोमोटिव मॉडल्स में ये 0 नॉच से ही काम करने लगता है। ये पंप 1 मिनट में 20 से 30 स्ट्रोक मारता है और लगातार तेल को साफ करता रहता है। ये सुनकर मुझे एकदम इंसानी शरीर की याद आ गई। वो कैसे? जैसे इंसान के शरीर में दिल और किडनी काम करते हैं ना। दिल खून पंप करता है और किडनी उस खून में से गंदगी को फिल्टर करके बाहर निकालती है। यहाँ PHGR तेल को घुमाकर दिल का काम भी कर रहा है और तांबे के कणों को फिल्टर करके किडनी का काम भी कर रहा है। ये एनोलॉजी इस प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम सटीक है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है जो हर तकनीकी दिमाग में आएगा। अगर रास्ते में कोई फिजिकल डैमेज हो ही जाए, मान लीजिए स्विचिंग के दौरान निकलने वाली चिंगारी को बुझाने वाला आग शूट गिर जाए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। या फिर बदकिस्मती से RGR ही जल जाए, तो क्या किया जाएगा?
क्या ट्रेन वहीं बीच रास्ते में खड़ी कर दी जाएगी? ऐसी ट्रबल शूटिंग ही तो एक असली रेल इंजीनियर की पहचान है। अगर आगशूट गिर जाता है ना, तो भारी लोड पर स्विचिंग करने से आसपास के पुर्जे पिघल सकते हैं। तो ऐसे में पायलट क्या करेगा? ऐसे में लोको पायलट को अपनी गति और मोमेंटम का इस्तेमाल करके उस ब्लॉक सेक्शन को सुरक्षित रूप से पार करना चाहिए। फिर डीजे खोलकर जीआर को 0 पर लाकर गाड़ी रोकनी चाहिए। फिर क्या? फिर लोको को ग्राउंड करके या तो आगशूट को वापस लगाएं या रिलीफ की मांग करें। और अगर स्थिति बदतर हो, मतलब आरजीआर ही जल जाए, तब तो आप गाप चेंज कर ही नहीं सकते। अगर आपने बिना आरजीआर के नॉच बदला तो सर्किट टूटते समय जो आर्क बनेगी ना, वो पूरे तांबे के कॉन्टैक्ट्स को वेल्ड कर देगी या पूरी तरह जला देगी। तो तुरंत रुकना पड़ेगा? रुकना नहीं, तुरंत पावर कट करनी होगी, यानी डीजे खोलना होगा और कोस्टिंग करनी होगी। कोस्टिंग? हाँ, कोस्टिंग का मतलब है बिना पावर के ट्रेन के अपने वजन और मोमेंटम से उसे लुढ़काने देना, जब तक कि वो ब्लॉक सेक्शन साफ ना हो जाए। उसके बाद तुरंत मदद मांगनी होती है। कोई रोकता है? सेफ्टी की बात हो रही है तो मुझे ऑयल ट्रैप वाला हिस्सा भी बहुत दिलचस्प लगा। HTC-2 में MBRH ब्लोअर के पास एक आयताकार ऑयल ट्रैप होता है जिसमें एक स्पाई ग्लास लगा होता है। ये स्पाई ग्लास एक तरह से सिस्टम का फोरेंसिक टूल है। वो कैसे? देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई भयंकर शॉर्ट सर्किट होता है तो अंदर का तेल पलक झपकते ही वेपराइज हो जाता है, भाप बन जाता है। तो दबाव बहुत बढ़ जाता होगा। भयानक दबाव पैदा होता है। वो दबाव टैंक को फटने से बचाने के लिए एक रास्ते से बाहर निकलता है और अपने साथ तेल फेंक देता है। ठीक है। ये तेल सीधा इस ऑयल ट्रैप में आ जाता है। अच्छा। इसीलिए राजू कुमार जी के नोट्स साफ कहते हैं कि अगर QLM ड्रॉप होता है, मतलब 450 एम्पेयर का भारी फॉल्ट आता है, तो इस स्पाई ग्लास की जांच करना बेहद जरूरी है। एकदम जरूरी है। अगर इसमें तेल दिख रहा है तो मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई बड़ा डैमेज हो चुका है। ये एक छोटी सी कांच की खिड़की है, लेकिन ये पूरी मशीन के अंदर के विनाश की कहानी बयां कर देती है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें, चाहे वो स्पाई ग्लास हो, 1.61 ओम का टेम्पररी रेजिस्टेंस हो या टैप चेंजर को वापस 0 पर लाने वाला इंटरलॉक हो, ये सब मिलकर सिस्टम को एक अभेद्य किला बनाते हैं। सही कहा। पुराने कन्वेंशनल लोकोमोटिव्स की यही खासियत है कि हर एक पुर्जा दूसरे पुर्जे की कमियों को कवर करने के लिए सटीक भौतिक नियमों पर डिजाइन किया गया है। तो कुल मिलाके ये पूरी यात्रा वाकई विस्मयकारी है। OHE तार से वो 25,000 वोल्ट की बेकाबू बिजली आती है। पेंटोग्राफ और रूफ बार उसे अंदर लाते हैं और सर्ज अरेस्टर बाहरी और भीतरी तूफानों को शांत करते हैं। हाँ, और फिर मेन ऑटो ट्रांसफार्मर उस भारी पावर को बिना अतिरिक्त वजन बढ़ाए प्रोसेस करता है और अंत में टैप चेंजर उस पावर को बिना किसी रुकावट एक कुशल रिले धावक की तरह पहियों तक पहुंचाता है। और वो भी बिना किसी बड़े आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर के, पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉक्स, न्यूमैटिक प्रेशर और रिलेस के तालमेल से। कमाल है, ये इंजीनियरिंग का वो दौर था जहां सॉफ्टवेयर के बजाय हार्डवेयर और मैकेनिक्स के जरिए लॉजिक लिखा जाता था। और यही वजह है कि आज भी ये तकनीक भारतीय रेलवे की रीढ़ बनी हुई है, जो दशकों से बिना थके काम कर रही है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने WAG-7 और WAP-4 के फीडिंग पावर सर्किट का कोना कोना खंगाला। अगर इस तरह की बारीकियों में डूबना पसंद है तो मैं एक बार फिर याद दिला दूं, YouTube पर लोको स्टडी बाय राजू कुमार को जरूर सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से राजू कुमार जी के नोट्स और डायग्राम्स इस विषय की समझ को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। ऐसे व्यवहारिक ज्ञान को साझा करना रेलवे तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल।